स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। कई बच्चों के कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या प्लीज़ सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप चैनल पर आ रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको कई प्लेलिस्ट मिलेंगी जो कि जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सोशल साइकोलॉजी, इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स से भी रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर आप जाएं और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वहाँ पर उसको सर्च करें, वहाँ पर देखें। अगर वहाँ पर आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं मिल रही है फिर आप हमें कमेंट करें कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये आपके चैनल पर नहीं अवेलेबल है। क्योंकि कुछ बच्चे जो कमेंट करते हैं वो वीडियो पहले से ही वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो इसीलिए प्लेलिस्ट पर ज़रूर विज़िट करें। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चनायर के बारे में। यह क्वेश्चनायर डॉक्टर रीना शर्मा और डॉक्टर विभा निगम के द्वारा बनाया गया और इस क्वेश्चनायर का पूरा नाम है होम इन्वायरमेंट स्केल या गृह परिवेश मापनी, जिसका प्रकाशन नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर इस वीडियो में इस क्वेश्चनायर का यूज़ मात्र मनोविज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है। तो इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस प्रैक्टिकल की उपयोगिता क्या है। जैसे होम इन्वायरमेंट स्केल है, तो होम इन्वायरमेंट स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें अपने गृह परिवेश को मापना है, क्यों देखना है कि गृह परिवेश कैसा है, अच्छा है या बुरा है। क्योंकि चाहे बात करें हम अपने हेल्थ की या फिर अपने करियर की, दोनों ही पर्सपेक्टिव में, दोनों ही दृष्टिकोण में जो हमारा होम इन्वायरमेंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एक बच्चा है और उसका होम इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रीडम वाला है, वहाँ पर उसको अपने अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए फ्रीडम दी जाती है, उसके विचारों को सुना जाता है, उसकी बातों को सुना जाता है और उनको समझा जाता है, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है और इस डेवलपमेंट का रिज़ल्ट उसके हेल्थ में भी और उसके करियर में दोनों में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसी फैमिली के बारे में जहाँ पर बच्चा कुछ भी बोलता है तो उसको डांट दिया जाता है, वह अपनी कोई भी इच्छा रखता है तो उसको दबा दिया जाता है, वह कुछ कहना चाहता है तो उसको सुना नहीं जाता है, तो अगर ऐसी फैमिली है तो ऐसी फैमिली का जो बच्चा होगा उसका हेल्थ भी डाउन रहेगा, उसको डेली या अक्सर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे और इसके साथ साथ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका डेवलपमेंट है वह भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चनायर को डेवलप किया गया। इस क्वेश्चनायर को डेवलप करने का यही उद्देश्य है कि हम व्यक्ति के होम इन्वायरमेंट को, किसी स्टूडेंट के या कोई भी व्यक्ति है उसके होम इन्वायरमेंट को जान सकते हैं और यह देख सकते हैं कि जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे उसका होम इन्वायरमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आते हैं उनके आधार पर हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे कि उस घर का जो इन्वायरमेंट है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने और वहाँ पर हर चीज़ें प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सबका। एक चीज़ ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चनायर को फिल करने के लिए एज क्राइटेरिया भी है। केवल 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वही इसको फिल कर सकते हैं। तो जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे अगर इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो वह अपने बड़े भाई बहनों से या अपने घर में किसी अन्य सदस्य से इसको भरवा सकते हैं, इसको फिल करवा सकते हैं और जिससे आप फिल करवाएंगे उसके होम इन्वायरमेंट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उनको आप फिल करेंगे। जैसे नाम हो गया, जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चनायर को फिल कर रहा है, मान लीजिए आप अपने किसी बड़े भाई बहन से इसको फिल करवा रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा, फिर एड्रेस हो जाएगा, फिर इसके साथ साथ
शैक्षिक योग्यता माता की, मतलब जो भी पर्सन इसको फिल कर रहा है, अगर भाई आपका फिल कर रहा है या बहन आपकी फिल कर रही है, तो मदर का जो शैक्षिक योग्यता है, मदर की शैक्षिक योग्यता कितनी है उसको लिखा जाएगा। फिर आगे फादर की, पिता की शैक्षिक योग्यता, इसके साथ साथ माता अगर कोई व्यवसाय कर रही है तो उसका नाम, उस व्यवसाय का नाम, पिता अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो पिता के व्यवसाय का नाम, फिर आय, माता की आय अगर है तो लिखेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो उसके आगे आप डैश कर देंगे। इसके बाद अगर आपका बड़ा भाई या बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उनके बच्चे अगर हैं तो बच्चों का नाम, बच्चों का जो बर्थ ऑर्डर है, पहले लड़का है फिर लड़की है फिर लड़का है, क्या है उनको लिखेंगे। फिर परिवार का आकार, सिंगल है मतलब जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, उसको लिखेंगे। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों की संख्या, और लास्ट में लिखेंगे आप शहरी हैं या ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं। और इसके बाद आप उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप यह फॉर्म फिल करवा रहे हैं, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, बहन हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उनसे यहाँ पर दिए गए निर्देश को पढ़ने के लिए कहेंगे। और फिर इस निर्देश के अनुसार आगे अंदर के पेज में जो एकांश दिए गए हैं, जो प्रश्नावली है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देने के लिए कहेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, आप जिससे भी ये क्वेश्चनर फिल करवाएंगे उनको बताएंगे कि अगर वह शादीशुदा हैं तो वह अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर देंगे, और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो उनके घर में बच्चों के साथ कैसा रिस्पॉन्स होता है उसका यहाँ पर आंसर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बालक द्वारा स्वयं कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो अगर कोई शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो वह अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करता है। जब भी उसके बच्चे कोई स्वयं से कोई कार्य करते हैं तो क्या उनकी प्रशंसा करते हैं वह? अगर उसकी प्रशंसा करते हैं और हमेशा करते हैं, मतलब अधिकतर टाइम करते हैं, तो वह अधिकतर पर टिक करेंगे। प्रायः करते हैं यानी ज़्यादातर टाइम प्रशंसा करते हैं, तो प्रायः पर। कभी कभी प्रशंसा कर दिया तो कभी कभी पर। और अगर बहुत कम प्रशंसा करते हैं तो बहुत कम पर, या कभी प्रशंसा नहीं करते। जब भी उनका बच्चा स्वयं से कोई कार्य करता है तो वे कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो वे टिक करेंगे कभी नहीं पर। लेकिन जैसे कोई अभी 20-21 साल का है और वह इस क्वेश्चनर को फिल कर रहा है, तो वह अपने होम इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा कि उसके घर में जो पेरेंट्स हैं, वह जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। जब भी बच्चा खुद से कोई काम करता है तो उसके पेरेंट्स उसकी प्रशंसा करते हैं या उसको डांट देते हैं, उसके आधार पर वह यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि बालक के खेलने का समय निश्चित है। क्या आपके घर में खेलने का समय निश्चित रहता है? आपके पेरेंट्स खेलने का समय निश्चित रखते हैं? तो अगर अधिकतर समय निश्चित रहता है कि हाँ आपको इतने से इतने के बीच में खेलना है, तो अधिकतर पर टिक करेंगे कि आपके पेरेंट्स ऐसा बिहेवियर करते हैं। अगर ज़्यादातर समय आपके पेरेंट्स आपको बाउंड करते हैं कि आपको इतने से इतने के बीच में ही खेलना है, जैसे 4 से 5 के बीच में ही आपको खेलना है, तो आप प्रायः पर टिक करेंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके पेरेंट्स आपको एक बाउंडेशन दे देते हैं कि आपको इसी टाइम में खेलना है, तो आप कभी कभी पर, या बहुत कम ऐसा होता है या कभी नहीं होता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे। तो लास्ट 2 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कैसे इसको फिल करते हैं अलग अलग क्वेश्चनर के माध्यम से। इसीलिए समय को देखते हुए कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और शॉर्ट में आप सारी चीज़ें समझ जाएं, इसलिए आगे के क्वेश्चंस को आप खुद फिल कर लेंगे। और हम चलते हैं, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद सीधा स्कोरिंग पर। यहाँ पर आप जो क्वेश्चनर देख रहे हैं वह एक स्टूडेंट का है जो कि ऑलरेडी फिल्ड क्वेश्चनर है, तो आप उसके रिस्पांस को यहाँ पर मत टिक करिएगा, आप स्वयं के रिस्पांस को, आपका जो खुद का अनुभव है उसके आधार पर यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14, बालक के किसी कार्य में रोक टोक नहीं करते। अगर आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि
आप कोई कार्य करते हैं तो आपके पेरेंट्स रोक टोक ज़्यादा नहीं करते हैं तो आप अधिकतर पर टिक करेंगे। ज़्यादातर टाइम नहीं करते हैं रोक टोक, लेकिन कई बार कर देते हैं तो आप प्रायः पर। आपके पेरेंट्स आपको पता ही नहीं कि कब रोकते हैं कब नहीं रोकते हैं तो कभी कभी पर। और आपके पेरेंट्स ज़्यादातर टाइम आपको रोक देते हैं, रोका टोकी करते रहते हैं तो आप बहुत कम पर। फिर आपके पेरेंट्स हमेशा आपको रोक देते हैं तो आप किस पर टिक करेंगे? कभी नहीं पर। यानी बालक के किसी भी कार्य में रोक टोक नहीं करते, ऐसा आपके साथ कभी नहीं होता है, हमेशा आपको रोक दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखें कि टोटल स्कोर को यहाँ पर लिख दिया गया, ऐसे ही आप भी टोटल स्कोर यहाँ पर लिख देंगे। फिर जैसे 16 नंबर क्वेश्चन देखें कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आपके पेरेंट्स आपका परिचय करवाते हैं मेहमान से? जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 देखें, बार बार प्रश्न पूछने पर बालक को डांट देते हैं। आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, या आप नहीं, आपके घर में कोई और छोटा बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स से बार बार कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या उसको डांट पड़ जाती है? तो उसके आधार पर आप अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर उसको रिस्पॉन्स करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बच्चे को समय समय पर फलों, सब्जियों तथा अन्य भोज्य पदार्थों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके घर में जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 84। बच्चे की इच्छा होने पर घर के कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं। मतलब अगर आपके घर में ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है कोई या आप ही हैं, तो आप कोई घर का कार्य करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको छूट दे देते हैं कि हाँ ठीक है कर लो। तो इस तरीके से सभी रिस्पॉन्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी स्कोरिंग के बारे में। तो इस क्वेश्चनायर की स्कोरिंग अब तक के जितने भी क्वेश्चनायर रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके द्वारा आपको सीधे स्कोरिंग नहीं करनी है कि 5 4 3 2 1 आपने स्कोर दे दिया, या फिर आपने +1 या -1 दे दिया, या 0 और 1 दे दिया। ऐसा नहीं है यहाँ पर स्कोरिंग दूसरे तरीके की है। और क्योंकि इसके द्वारा 5 जो डायमेंशन है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपके होम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 डायमेंशन है। उसमें सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। यह देखा जाएगा कि आपके जो होम इन्वायरमेंट है उसमें एक्सेप्टेंस का लेवल कितना है, स्वीकार्यता का लेवल कितना है। आपके पेरेंट्स या जो उस घर के बड़े हैं वह क्या बच्चों की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी इच्छाओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि उस फैमिली में बच्चों पर अंकुश लगाया जाता है या फिर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है और उनको जो भी करते हैं उनको करने दिया जाता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक या निरंकुशता वाला शासन चल रहा है। कोई अंकुश है ही नहीं, जो जैसे मर्जी वैसे कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस फैमिली का जो इन्वायरमेंट है ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं है।
जैसे कि कुछ फैमिली में होता है ना कि बच्चों को एकदम से ओवर प्रोटेक्शन में रखा जाता है, नहीं कुछ मत करना, अकेले से जो भी करना है पेरेंट्स को बता के करना, या हमसे बताना हम कर देंगे, तुम अपने से कोई डिसीजन मत लेना, ऐसा वाला। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि जो उस फैमिली का इन्वायरमेंट है वह क्या अनुमोदनपूर्ण है, परमिसिवनेस वाला है, कि वहाँ पर बच्चा कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसको अनुमोदन किया जाता है, उसको प्रशंसा की जाती है उसकी। और लास्ट में इसके द्वारा यह भी पता चलेगा कि जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वह इस प्रकार का है क्या, कि वहाँ पर बच्चा कोई भी अपनी डिज़ायर रखता है फैमिली के सामने तो फैमिली उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और वह होगी हमें स्कोरिंग करने के बाद। अब हम आते हैं स्कोरिंग पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्कोरिंग होगी वो पहले आप एक नंबर के कोई आइटम्स को स्कोर करेंगे, मतलब जो एक नंबर वाला एकांश है उसका स्कोर देंगे। और उस पर कैसे स्कोर देंगे, उसमें अगर अधिकतर पर टिक है तो आप 5 नंबर, प्रायः पर तो 4 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, बहुत कम 2 नंबर और कभी नहीं पर 1 नंबर। फिर सेम चीज़ आप क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11, फिर क्वेश्चन नंबर 16। आप देख रहे हैं 5-5 का गैप है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, फिर 26, फिर 31, फिर 36, 41, 46, मतलब ये जितने क्वेश्चन हैं 76 तक, 5-5 का गैप करके 1 से लेकर 76 तक आप उन सभी के जो स्कोरिंग है वो इस सीरियल में करेंगे जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर जो पहला था वही अलग था, बाकी आप जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और 80 तक जितने भी क्वेश्चन हैं पहले वाले को छोड़कर, पहले वाले की आप स्कोरिंग सबसे पहले कर लेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, जितने भी एकांश बच रहे हैं उनकी स्कोरिंग आप कैसे करेंगे। अगर अधिकतर पर टिक किया है तो 1 नंबर, प्राय पर टिक किया है तो 2 नंबर, कभी कभी पर टिक किया है तो 3 नंबर, बहुत कम पर तो 4 नंबर और कभी नहीं पर तो 5 नंबर। पूरे क्वेश्चंस में केवल ऊपर वाले को छोड़कर, ये बॉक्स छोड़कर, इसके क्वेश्चंस में आप अधिकतर पर 5 नंबर दे रहे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर आप अधिकतर पर 1 नंबर देंगे, बढ़ते हुए 2 3 4 5, और फिर टोटल को आप स्कोर करके लिख लेंगे। अब स्कोरिंग करने के बाद जो भी आपका स्कोर आया, जैसे पेज नंबर 3 पर टोटल स्कोर जितना आया उसको आप लिख दिए पेज नंबर 3 के नीचे, फिर 4 पर जितना स्कोर आया उसको आपने 4 के नीचे लिख दिया, ऐसे ही 5 6 7 8 सबके नीचे उनके टोटल स्कोर लिख लीजिए। और फिर ग्रैंड टोटल करेंगे और उनको हम नीचे लिख देंगे टोटल स्कोर के सामने कि आपका टोटल स्कोर कितना आया। देन जब आप टोटल स्कोर निकाल लेंगे तब एक बार फिर से हम मैनुअल की तरफ चलेंगे और मैनुअल में यह देखेंगे कि जो आपका स्कोर आया उसके अकॉर्डिंग आपके फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वह कैसा है। तो जो भी आपका स्कोर आया है उसको यहाँ पर आप मैच करेंगे। अगर आपका स्कोर 280 से 329 या उसके भी ऊपर आ रहा है तो यह माना जाएगा कि आपके होम इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, एक गुड होम इन्वायरमेंट है। और यदि आपका स्कोर 240 से 279 के बीच में आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके घर का जो परिवेश है वह औसत स्तर का है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही बहुत बेकार कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 200 से 239 के बीच में आता है या उससे भी नीचे आता है तो यह एक चिंता का विषय है और यह माना जाएगा कि जो प्रयोज्य है जिसने इस क्वेश्चनर को फिल किया है उसके जो घर का जो इन्वायरमेंट है वह बहुत ही निम्न स्तर का है। तो यहाँ से आप अपने स्कोर के आधार पर जो आपका रिजल्ट आया उसको लिख लेंगे। अब हम एक बार चलते हैं प्रैक्टिकल कॉपी पर कि कैसे इसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे और देन उसके बाद फिर हम वहीं पर यह भी देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आया है उसके आधार पर हम
व्याख्या कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल लेंगे, गृह परिवेश मापनी या होम इन्वायरमेंट स्केल। उसके बाद आप परिचय लिखेंगे। परिचय मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप यहाँ से उसको नोट कर लेंगे क्योंकि फिर से दोबारा बताने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि परिवार क्या होता है, फिर परिवार की क्या भूमिका होती है और कैसे परिवार में जो लोग रहते हैं उनका उस परिवार का जो होम इन्वायरमेंट है उसको बनाने में योगदान होता है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि परिवार एक सामाजिक परिवेश है जहाँ माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, इसके साथ साथ और भी लोग फैमिली में रहते हैं। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग फैमिली की परिभाषा भी बताई गई है कि परिवार एक से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसमें इसके सभी सदस्य एक ही घर में एक ही छत के नीचे जीवन यापन करते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे कारक बताए गए हैं जो होम इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार का आकार। अगर परिवार का आकार बड़ा होगा, मतलब फैमिली में ज़्यादा लोग होंगे, तो सभी की ज़रूरतें पूरी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर उनके बीच में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। फिर परिवार की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका भी उस परिवार के वातावरण पर असर पड़ता है। देन परिवार के आपस में जो संबंध है परिवार के सदस्यों का, तो यहाँ तक हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? प्रयोज्य के गृह परिवेश का मापन करना। जो आपने यहाँ पर प्रयोज्य ना लिखकर आप परीक्षार्थी लिखेंगे क्योंकि यह एक स्केल है, एक मापनी है, एक टेस्ट है। तो टेस्ट में आप परीक्षार्थी लिखिएगा कि परीक्षार्थी के गृह परिवेश का मापन, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वहाँ पर प्रयोज्य नाम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप परीक्षार्थी वर्ड यूज़ करिएगा। फिर परीक्षण संचालन आप अब तक जान ही चुके होंगे, आप 3-4 प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, परीक्षार्थी के बारे में परिचय, जो कि आपका जो क्वेश्चनार है उसके फ्रंट पेज पे ही आपने सब कुछ परिचय दे दिया है। देन उसके बाद परीक्षण सामग्री में हम डॉक्टर रीना शर्मा और डॉक्टर विभा निगम के द्वारा बनाया गया क्वेश्चनार यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने पेन या पेंसिल का यूज़ किया होगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर आरंभिक अवस्था, आप जिसके ऊपर भी यह परीक्षण कर रहे हैं उसको आप अपने लैब में लाते हैं या एक शांत सी जगह पर, एक शांत स्थान पर लाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसको अपने क्वेश्चनायर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं और फिर उसको कहते हैं कि जो निर्देश दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए। देन पूरा प्रोसेस कैसे हुआ उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रक्रिया कैसे हुई कि इसके अंतर प्रयोज्य या परीक्षार्थी को परीक्षण पुस्तिका दे दी गई, उसके बाद उसने सभी एकांशों को पढ़ा और अपने अनुभव के आधार पर उसने रिस्पॉन्स किया। और अगर आप चाहें तो ये जो चार्ट आपके क्वेश्चनायर के फ्रंट पेज पर बना हुआ है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपने चार्ट बना लिया कि आपका जो रिज़ल्ट आया वो एवरेज लेवल का है। अब इसके आधार पर हम विवेचना करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन में हम
5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेट करेंगे, विवेचना करेंगे उसकी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इसके द्वारा 5 सब स्किल का मापन होता है, जिसमें एक्सेप्टेंस था, ऑटोक्रेटिक था, परमिसिवनेस था, इसके साथ साथ रिजेक्शन और ओवर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें थी। तो आप यहाँ पर विवेचना में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिख देंगे कि निर्देशिका के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा प्राप्तांकों की गणना करने पर परीक्षार्थी के गृह परिवेश औसत दर्जे का पाया गया। या अगर आपका वो औसत से अधिक अच्छा है, मतलब आपका गुड होम इन्वायरमेंट आया है, तो आप क्या लिख देंगे कि परीक्षार्थी के गृह प्रवेश का जो स्तर है वह अच्छा पाया गया। उसके आधार पर उसके परिवेश के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन किया गया है। जैसे अगर एवरेज लेवल का स्कोर है आया है तो आप लिखेंगे एक्सेप्टेंस में कि परीक्षार्थी द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परीक्षार्थी के परिवार में स्वीकार्यता सामान्य स्तर की है। और उस परीक्षार्थी के जो माता पिता हैं वह औसत रूप से, अगर उनका एवरेज देखा जाए तो एवरेज में वो उसकी जो इच्छाएं होती हैं या उसकी जो बातें होती हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका होम इन्वायरमेंट गुड आता है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, परीक्षार्थी के परिवार में जो स्वीकार्यता का स्तर है वह सामान्य से बहुत ही अधिक है। और इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो उसके पेरेंट्स हैं वह मैक्सिमम टाइम, वह अधिकतर समय उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लो है तो आप जान ही गए हैं कि वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसी प्रकार आगे आप निरंकुश, जो सेकंड पॉइंट था ऑटोक्रेटिक, उसका भी इंटरप्रिटेशन करेंगे। और वहाँ पर जैसा कि एवरेज आया है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि प्राप्तांकों के आधार पर यह पाया गया कि परीक्षार्थी के अभिभावक उसके कार्यों पर ज़्यादा अंकुश नहीं लगाते हैं। मतलब ना बहुत ज़्यादा अंकुश लगाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा निरंकुश हैं कि एकदम उसको खुला छूट दे दिया कि जो मर्जी वो करे। एवरेज लेवल का उस पर अंकुश लगाया जाता है। और अगर होम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो इसका अर्थ यह है कि अंकुश बहुत कम लगाया जाता है, लेकिन उसकी जो कार्य है उस पर ध्यान भी दिया जाता है। अंकुश नहीं लगा रहे हैं लेकिन उसके कार्य को या फिर जो भी कार्य करता है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं बिना उस पर अंकुश लगाए। और अगर निम्न स्तर का है तो हम कह सकते हैं कि उस पर या तो बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया जाता है और या फिर एकदम अंकुश नहीं लगाया जाता है। या तो उसको कोई भी कार्य करने ही नहीं दिया जाएगा और या फिर उसको कोई भी कार्य के लिए रोका ही नहीं जाएगा, वो जो मर्जी वो करे, पूरी छूट। देन ओवर प्रोटेक्शन, अगर स्कोर एवरेज लेवल का आया है तो इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षार्थी को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, उसके प्रोटेक्शन पर सामान्य रूप से ही ध्यान दिया जाता है। और अगर निम्न स्तर का है तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, हद से ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्शन करते हैं कि नहीं कुछ भी मत करो, घर पे रहो, बाहर निकलोगे कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। और अगर होम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो वहाँ पर भी ओवर प्रोटेक्शन नहीं किया जाता है। इसके विपरीत उनको अपने आप से चीज़ों को सीखें, अपने आप से चीज़ों को करने की कोशिश करें। देन परमिसिवनेस या अनुमोदन, अगर एवरेज लेवल का आपका स्कोर है तो आप लिखेंगे कि परीक्षार्थी के गृह का वातावरण औसत रूप से अनुमोदनपूर्ण है, अर्थात अभिभावक अपने बच्चों के कार्यों पर उनकी प्रशंसा सामान्य रूप से करते रहते हैं। और अगर होम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो पेरेंट्स हैं वह अधिकतर टाइम, मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते रहते हैं। और अगर होम इन्वायरमेंट बहुत ही बेकार है, लो लेवल का है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ पर बच्चा कोई भी अच्छे से अच्छा काम भी कर ले तो उसको अप्रेजल मिलता ही नहीं है, उसको अनुमोदन प्राप्त ही नहीं होता है, वह कभी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। देन रिजेक्शन या अस्वीकार्यता, यहाँ पर एवरेज लेवल का स्कोर है
तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वह सामान्य रूप से उसकी जो भावनाएं रहती हैं या जो उसकी इच्छाएं रहती हैं उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। और अगर होम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो इसका तात्पर्य है कि वह अधिकतर समय उसकी जो इच्छाएं रहती हैं उनको रिजेक्ट नहीं करते हैं, उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर होम इन्वायरमेंट लो लेवल का है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी जो भी फीलिंग्स रहती हैं या जो भी उसकी डिज़ायर्स रहती हैं उनको वो रिजेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से यह प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका स्कोर एवरेज आ रहा है या एवरेज से ऊपर आ रहा है, गुड आ रहा है, तो यह अच्छी बात है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा है और सब लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर आपका जो होम इन्वायरमेंट है वो लो लेवल का आ रहा है तो यह एक चिंता का विषय है और आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने होम इन्वायरमेंट को, आप अपने घर के जो परिवेश है उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सब लोग मिलजुल कर रहें और कैसे जो एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है उसको बनाए रखें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।